हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारे चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है बिट्स, उसे हम समझने वाले हैं। बिट्स जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही एक फिनोमिना है। अब कैसे प्रोड्यूस होते हैं बिट्स, तो देखिए, अगर मेरे पास दो साउंड वेव्स है विच आर ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन एंड बोथ दिस वेव्स दे आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन देयर फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के, एंड इफ दिस वेव सुपरपोज द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स टेक्स प्लेस। अब ये होता कैसे है उसे मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझा के देता हूं, बट लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। सो आई कैन राइट व्हेन two sound waves traveling in same direction having same amplitude but slightly different frequencies, having same amplitude but slightly different frequencies superpose या superimpose, then periodic variation in the intensity of sound is observed. In the intensity of sound is observed, which is known as bits। ठीक है, तो समझते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लो मेरे पास ये एक वेव है विच इज लेट्स से मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, now this is also one wave which is moving in positive x direction. Both these waves have same amplitude but there is a slight change in the frequencies. If you can observe here, ये जो रेड कलर से मैंने वेव को रिप्रेजेंट किया है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू कलर वाली वेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेव का सुपर इम्पोजिशन करवा के देखते हैं और क्या ऑब्जर्व होता है उसे नोट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर ऐसे दो वेव्स को एक साथ लाकर सुपरपोज कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो इस तरीके से सुपरपोजिशन हो गया। अब सुपरपोजिशन होने के बाद आप देखोगे कि कुछ पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ है सुपरपोजिशन, तो एट सम पॉइंट्स यू विल बी सीइंग देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइडेड विद द ट्रफ ऑफ अनदर। उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यू विल बी सीइंग कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव has been coincided with crest of another wave। उससे थोड़ा आगे जाओगे तो अगेन डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, देन अगेन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, अगेन डिस्ट्रक्टिव, अगेन कंस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिल रहा है, तो इससे जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी वो कैसे दिखेगी। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस के लिए डायग्राम निकाल कर दिखा रहा हूँ रिजल्टेंट वेव की। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। So, how would the resultant wave look like? So that would be look like this. यहाँ पर completely फ्लैट होगा कर्व, देन सडनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, देन फिर से फ्लैट, देन सडनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, देन अगेन फ्लैट एंड अगेन एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, जिस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है उस पॉइंट पर आप देखोगे द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 0। जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहा है वहां पर रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली बढ़ चुका है। अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, again amplitude is 0, again constructive interference amplitude has increases, destructive interference amplitude is decreases। तो ये जो है ये हमारी है resultant wave which is formed due to superposition of two waves having again they have a very slight
डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज वेयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम। अब ये स्लाइट डिफरेंस मतलब कितना होता है फ्रीक्वेंसी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हर्ट्ज का डिफरेंस चाहिए। सपोज फर्स्ट वेव अगर 100 हर्ट्ज की है तो सेकंड वेव शुड बी नॉट मोर देन 110 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ बीट्स भी ज़्यादा बनते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड में, और बहुत ज़्यादा अगर बीट्स बन गए तो आप उसको सुन नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि दिस पर्टिकुलर साउंड रिप्रेजेंट्स बीट्स, जैसे ढिश ढिश, तो ये क्या हो गया, एक सेकंड में आपने 2 बीट्स सुन लिए। अगर मैं कहूँ ढिश तो एक सेकंड में आपने 1 बीट सुना है। लेकिन अगर मैं एक सेकंड में ऐसे कंटिन्यूसली डिश 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 बोलते जाऊं और एक सेकंड में 20 बार बोल दूं तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है और कहाँ पे साउंड खत्म हुआ है। तो हम बीट्स को सुन नहीं पाते हैं। बीट्स को अगर आपको प्रॉपरली सुनना है तो 2 नेसेसरी चीजें हैं। पहली बात, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, या 12 हर्ट्ज से भी आप कह सकते हो कम होना चाहिए, और जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होने चाहिए। अब ऐसे क्यों? उसके लिए आपको साउंड का जो लाउडनेस का फिनोमिना है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। देखो, साउंड जो चैप्टर था वहां पर हमने लाउडनेस का एक फॉर्मूला देखा था। लाउडनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल एंड इट वाज गिवन एज 10 टाइम्स log to the base 10 of I upon I naught। अब I naught क्या है? This is the reference intensity of sound. I is the intensity of sound where you are measuring the loudness. Now we know भैया कि this intensity is actually directly proportional to amplitude का square. Now when the beats are formed, the resultant wave का intensity depends upon resultant amplitude. See, wherever destructive interference has taken place, resultant amplitude has become zero। अगर resultant amplitude जीरो हो गया तो वहां पे इंटेंसिटी भी क्या हो गई, साउंड की जीरो। और अगर साउंड की इंटेंसिटी जीरो हो गई इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, लाउडनेस बिकम्स जीरो। Now where constructive interference has taken place, the resultant amplitude has also increased। अब resultant amplitude देखिए, अगर यहाँ पे दोनों वेव क्रेस्ट के ही तरफ जाके सुपरपोज हो रही है तो दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो सिंपली ऐड हो जाएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, एम्पलीट्यूड्स आर सेम फॉर द बोथ द वेव्स, सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर वुड बी 2 टाइम्स ऑफ ए, एंड बिकॉज ऑफ दैट intensity will rise sharply, that I is directly proportional to twice of a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली लाउडनेस भी काफी ज्यादा सुनाई देगा। वैसे यहाँ पे फिर से वेनिंग हो रहा है, देखिए फिर से वैक्सिंग हो रहा है, वेनिंग वैक्सिंग, तो अल्टरनेट वेनिंग वैक्सिंग चल रहे होंगे। अगर देखिए दो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बीच में 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट वेव इज एट 100 हर्ट्ज एंड सेकंड वेव इज एट 105 हर्ट्ज, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस 5 हर्ट्ज का आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया हमें एक सेकंड में कितने बिट्स सुनाई देंगे, 5 बिट्स सुनाई देंगे। हालांकि आगे चलकर हम ये बिट्स की जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है उसे डिराइव करने वाले हैं, फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सेकंडली कुछ चीजें हैं जो बिट्स के फॉर्मेशन में हमें समझनी पड़ती है। जिस भी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं वेनिंग। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेनिंग। जिस पार्ट पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है उसे हम नाम देते हैं वैक्सिंग। उसे क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। तो अल्टरनेट वेनिंग वैक्सिंग वो चलते रहेगा। ठीक है। नाउ तो आप ये भी कह सकते हो इसको देखकर कि जहां पे भी वेनिंग हो रहा है वहां पर साउंड नहीं सुनाई देगा, जहां पर भी वैक्सिंग हो रहा है वहां पर मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो अगर मैं बीट्स को ऐसे कर रहा हूं डिश डिश, तो जहां पे साउंड सुनाई दिया वो वैक्सिंग है। डिश कहने के बाद में थोड़ी देर के लिए जब मैं रुका था तो वहां पे बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, वो है वेनिंग। अब बात करते हैं बीट से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स की। अगर मैं कहूं व्हाट इज मीन बाय 1 बीट, तो यू कैन से 1 waxing and 1 waning constitute 1 beat। So what is 1 beat? यहाँ पे चाहो तो हम लिख लेते हैं 1 beat। 1 beat constitutes of 1 waxing and 1 waning। ठीक है, that is my 1 beat। Then there is called as time period of beat। Time period of बीट। तो एक बीट का टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और 2 सक्सेसिव वेनिंग। तो हम लिख रहे हैं इसको, इट इज द
टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग, इसके भी लिए भी हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देन देर इज थर्ड टर्म विच इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। क्या है वो? बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक सेकंड में आप जितने बीट्स को सुन पाते हो दोज आर नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 1 सेकंड, राइट, दैट इज माई बीट फ्रीक्वेंसी। और जनरली वो कितनी होती है, तो दो वेव्स के इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनका डिफरेंस ही होता है बीट का फ्रीक्वेंसी। इसे हम आगे डिराइव करेंगे, टाइम पीरियड के लिए भी रिलेशन डिराइव करेंगे और उसका रेसिप्रोकल होगा बीट फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो हमने ये समझा कि जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में पास हो रही है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, तो उस केस में सुपरपोजिशन के कारण हमें बीट सुनाई पड़ते हैं। अब हमारा आगे का टारगेट जो है वो है टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बीट वेव एंड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट वेव मतलब ये जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुई है ना सुपरपोजिशन के कारण, दैट इज बीट वेव। और ये जो बीट वेव है वो एक वेव होने के कारण वेव का ही इक्वेशन हमें मिलने वाला है, एंड देन वी विल बी फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, कंसीडर two waves traveling in same direction, having same amplitude and slightly different frequencies, superpose with each other, ठीक है, जिसके कारण सुपरपोजिशन होगा। तो यहां पर हम दोनों वेव के इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेट y1 बी द फर्स्ट वेव और उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसे हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अगर मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी तो वेव का इक्वेशन होगा a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब इस पर्टिकुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसे मान लेते हैं अगर n1, तो इस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा वुड बी 2 पाई n1, और n1 आ रहा है इसलिए मैं ओमेगा को ओमेगा 1 भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं y1 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए जो लिसनर है, जो बीट्स के फिनोमिना को ऑब्जर्व करने वाला है, उसके रेफरेंस पोजीशन को मैं x इज इक्वल टू 0 लिखता हूं। सो इफ x बिकम्स इक्वल टू 0 देन माइनस ऑफ के एक्स फैक्टर तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा y1 के लिए दैट वुड बी y1 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओनली ओमेगा 1 इंटू टी, एंड आई नो कि ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई n1 वेयर n1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव। तो इसको मैं लिख रहा हूँ y1 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ 2 पाई n1 इंटू टी, राइट ना। वैसे ही एक दूसरी वेव जो होगी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बस उसके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। सो आई एम राइटिंग लेट y2 बी द सेकंड वेव हुज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूं ओमेगा 2 इंटू टी माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ पर हमने ऊपर लिखना है x इज इक्वल टू 0, ठीक। सो हियर y2 वुड बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा 2 के बजाय लिख सकता हूँ 2 पाई n2 इंटू टी, और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या लेना है, x इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही फैक्टर जो है के एक्स वाले दोनों इक्वेशन में हट जाएंगे। चलिए, तो हमारे पास y1 का और y2 का दोनों का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर एज पर
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन राइट रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y वुड बी y1 प्लस y2, देयरफॉर y1 इज a sin ऑफ 2 pi n1 into t प्लस y2 इज a into sin ऑफ 2 pi n2 into t। देखो दोनों में a कॉमन है तो उसे मैं बाहर ले रहा हूं, a बचता क्या है भैया, साइन ऑफ 2 पाई n1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2 इंटू टी। ठीक है, चलो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे सो दिस इज लाइक साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, और साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसी फॉर्मूले को हम ऊपर अप्लाई करेंगे। सो आई कैन राइट हियर यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी रिलेशन, इस फॉर्मूले को या इसको रिलेशन को यूज करेंगे तो y वुड बी इक्वल टू आ जाएगा a तो जैसे का वैसा, इस साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी के लिए जो 2a का फॉर्मूला आता है ना ट्वाइस, तो उसको आगे लेकर आएंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, उसका 2 मैंने पहले ही लिख लिया है और फिर अंदर लिख रहे हैं साइन ऑफ, देखिए 2 पाई n1 इंटू टी प्लस 2 पाई n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया साइन पार्ट एंड लेट्स मूव टू कॉस पार्ट। सो कॉस वुड बी 2 पाई n1 इंटू टी माइनस 2 पाई n2 इंटू टी अगेन डिवाइडेड बाई 2, राइट। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, ये जो पार्ट है इस कॉस वाला फैक्टर इसे मैं आगे लिख रहा हूँ और साइन वाले फैक्टर को पीछे लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ, देखिए 2 पाई इंटू टी को हम कॉमन ले सकते हैं, देन वी हैव n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कॉस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू टी को अगर कॉमन लेता हूँ सो इट विल बी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो ये जो n1 प्लस n2 है एक तरीके से n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 दोनों बीट की जो फ्रीक्वेंसीज है उनके एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 को कॉमनली सिर्फ n पुट कर लेता हूँ। सो आई एम राइटिंग पुट n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 एज या फिर इज इक्वल टू n इन अबव इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2 पाई t देन n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई n इंटू t। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है दिस इज अवर इक्वेशन फॉर बीट। सो दिस इज बीट इक्वेशन, ठीक, दिस इज अवर बीट इक्वेशन। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं देन y वुड बी इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाएगी, r क्या है, r इज ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2 पाई t n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा इज 2 पाई इंटू n। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास, देखिए 2 पाई इंटू n एंड दिस फैक्टर चलेगा। अब देखो ये जो r होता है r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ बीट। तो जो भी बीट होगा, जो भी बीट की वेव होगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा r। जहां पर वैक्सिंग होगा, अब वैक्सिंग होगा मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा जिसे हम इन फेज सुपरपोजिशन भी कहते हैं। वहां पे क्या होता है, अगर क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड हो रही है तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड आप लिखोगे a प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। जहां पर वेनिंग होगा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो r की वैल्यू हो जाएगी a माइनस ए एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो वेनिंग में r की वैल्यू 0, वैक्सिंग में r की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a होगा। कभी 2a पॉजिटिव होगा, कभी वो निगेटिव होगा, बट जो मैग्नीट्यूड है दैट विल रिमेन्स ट्वाइस ऑफ a फॉर वैक्सिंग, राइट। नाउ अब देखो आगे हमें क्या करना है,
ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमने डिराइव किया है, अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम टाइम पीरियड ऑफ बिट और फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट को डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ बिट। अब देखो कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हमने बिट के टाइम पीरियड को जब डिफाइन किया तो क्या लिखा है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग। तो चाहो तो वैक्सिंग के थ्रू भी टाइम पीरियड लेकर आ सकते हैं या फिर वेनिंग के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्सिंग का यूज करते हैं और देखते हैं टाइम पीरियड को कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं मैं वैक्सिंग, ठीक है। अब देखो, वैक्सिंग वो पार्ट है जहां पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। सो आई कैन राइट हियर एट वैक्सिंग, ध्यान से देखिए, एट वैक्सिंग R वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू R मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ A। लेकिन हमारे पास भैया जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है विच इज y इज इक्वल टू R इंटू साइन ओमेगा टी, उसमें R क्या है, सो आई एम राइटिंग वी हैव, ध्यान से समझिए, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी मल्टीप्लाइड बाय n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास है। अब देखो R की वैल्यू मैक्सिमम दैट इज ट्वाइस ऑफ A कब होगी, जब cos ऑफ 2 पाई टी इंटू n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं कहूं कि R इज प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ A, तो सम टाइम cos ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इज +1 और सम टाइम इट इज -1। तो ये cos की वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी, ये अगेन डिपेंड करता है उसके फाई पे या उसके एंगल पे। तो ये एंगल विल डिटरमाइन वेदर द R का वैल्यू विल पॉजिटिव टू A और निगेटिव टू A। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R और R मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R को आप मॉड में लिख लो या R मैक्स को मॉड में लिख लो, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एनीवे लेट्स मूव अहेड। अब देखो मैंने लिख तो लिया कि R विल बी R मैक्स व्हेन इट इज प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ A। अब R को प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ A लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो आई एम राइटिंग हियर सी R इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ A इफ cos of 2 pi t n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो आइदर इट शुड बी +1 और इट शुड बी -1, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है +1 और -1 आना, जब आपके फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हेन फाई, अब फाई मतलब क्या है भैया मेरा 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू, क्या हो सकता है ये हो सकता है cos 0 की वैल्यू होती है +1, देन cos पाई की वैल्यू होती है -1, देन अगेन 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, cos की जो अलग अलग वैल्यूज है उनके लिए +1 और -1 को ऑब्जर्व कर सकते हैं एट देयर रिस्पेक्टिव थीटा, आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो cos ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 में कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है। 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, n1 n2 वो तो फिक्स फ्रीक्वेंसीज है दोनों वेव के, 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब cos की वैल्यू को चेंज करने का जो सारा जिम्मा है वो t पर डिपेंड कर रहा है, विच इज एक्चुअली द टाइम इंस्टेंस। तो टाइम के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि cos में जो फाई है वो 0 आएगा या पाई आएगा या 2 पाई आएगा या 3 पाई आएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट पेज पर मैं लेके जा रहा हूं। सो सी 2 पाई टी इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन इफ t की वैल्यू देखिए, अगर मैं t की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, t की वैल्यू को 0 पुट करूं, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 एंड cos ऑफ 0 इज +1। सो आई से व्हेन t इज इक्वल टू 0
अगेन कॉस ऑफ 0 वुड बी +1, देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2a आ जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे कॉस की वैल्यू को पाई क्रिएट करना है, मतलब फाई जो है मेरा वो पाई चाहिए, तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे पाई कैसे आएगा, तो टी की वैल्यू को क्या रखूं मैं कि मुझे पाई मिलेगा। अगर मान लीजिए इस 2 को देखा जाए तो 2 वैसे भी कैंसिल हो चुके हैं, हमें बस क्या करना है, टी की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि यहाँ से ऊपर से n1 - n2 कैंसिल हो जाए। इसलिए मैं टी को लिखता हूँ 1/n1 - n2। तो ये n1 - n2 कैंसिल, 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ पाई मेरे पास। तो चलो सेकंड हो गया 1/n1 - n2। इफ आई कीप दिस देन आई विल गेट फाई की वैल्यू पाई एंड कॉस ऑफ पाई इज -1, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए। नेक्स्ट अब कितना चाहिए वैल्यू, 2 पाई। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 पाई है उसको अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो t के बजाय क्या रखना पड़ेगा, सो आई विल बी राइटिंग 2/n1 - n2। तो यहाँ पे n1 - n2 कैंसिल और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट वैल्यू इज 2/n1 - n2। देन 3 पाई चाहिए तो 3/n1 - n2। ठीक है, देखो करके देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/n1 - n2 तो क्या हो जाएगा, n1 - n2 कैंसिल, 2 कैंसिल, बचता है ओनली 3 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा एंड वी कैन राइट सो ऑन। तो चलो करके देखते हैं पहली केस। वैसे तो इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेट t इज इक्वल टू 0। अब वी हैव भैया r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, देन दिस इज कॉस ऑफ 2 पाई, t की वैल्यू हमने 0 रखी है, n1 - n2/2। सो दिस बिकम्स अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू 1, सो r इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, चलो दूसरी केस देख लेते हैं। सेकंड इंस्टेंस में मैं ले रहा हूँ t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/n1 - n2, सो t इज इक्वल टू 1/n1 - n2। चलो पुट करो, सो वी नो भैया r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, देन आई विल बी राइटिंग cos ऑफ 2 पाई, हियर इट इज 1/n1 - n2 मल्टीप्लाइड बाय n1 - n2 डिवाइडेड बाय 2। n1 - n2 कैंसिल, 2 कैंसिल, बचता है cos पाई। सो r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ पाई एंड दैट वुड बी अल्टीमेटली माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज 2a। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। चलो थर्ड करके देखते हैं एक, और बाद में फिर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन पर आएंगे। सो थर्ड में क्या लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 2/n1 - n2, देन r वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ 2 पाई 2/n1 - n2 इंटू n1 - n2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो पूरा फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचता है cos ऑफ 2 पाई। cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू होती है 1, सो r इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। उसके पहले हमने बोला है कि सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड का ही उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं, वी नो, क्या हमें पता है, टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट is equal to time interval between two successive waxing, time interval between successive waxing। अब हम एक काम कर लेते हैं, मैं टाइम पीरियड को कैपिटल T लिख रहा हूं, और टाइम इंटरवल अगर निकालना है तो आई एम सब्सट्रैक्टिंग सेकंड वैक्सिंग फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड वैक्सिंग माइनस से सेकंड वैक्सिंग। तो देखो थर्ड वैक्सिंग का टाइम पीरियड क्या आया है, सॉरी टाइम इंस्टेंस क्या आया है, सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड लेट्स से दिस इज थर्ड। सो 2/n1 - n2, 2/n1 - n2 माइनस ऑफ 1/ सेकंड वैक्सिंग इज 1/n1 - n2। तो यहाँ पे 1/n1 - n2 कॉमन आ जाएगा, और फिर 2 में से 1 चला गया तो बचा 1। सो व्हाट आई हैव, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/n1 - n2 सेकंड। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, बट आवर मेजर टास्क इज टू फाइंड frequency, so I am writing here beat frequency। So B part
बीट फ्रीक्वेंसी। तो देखो बीट फ्रीक्वेंसी को हमने वैक्सिंग थ्रू कैसे फाइंड किया? सो वी नो, लेट्स से n बीट is nothing but 1 by time period of bit. So 1 upon n1 minus n2. So this will become frequency of bit. क्या हो जाएगा फिर? n1 minus n2 hertz. n1 minus n2 hertz. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था जब हमने बीट्स की डेफिनेशन देखी थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? वैक्सिंग का यूज किया है। लेट्स स्टार्ट्स विथ वेनिंग। सपोज सेकंड पार्ट में मैं वेनिंग के थ्रू टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को अगर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा फॉर वेनिंग r becomes equal to 0, which is r minimum. Now to happen this, what we have to do? We already have cos of 2 pi t n1 minus n2 upon 2. इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तभी जाके y इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ, या फिर r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। कॉस का ये जो पूरा फैक्टर है, इसकी अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा? डायरेक्टली 0 होगा। अब ये देखिए दिस पार्ट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये 0 कब आएगा? सो दिस विल कम 0 इफ 2 पाई टी n1 माइनस n2, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एंगल। अगर इसकी वैल्यू पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, 7 पाई बाय 2 है एंड सो ऑन, then you get cos of 2 pi t into n1 minus n2 divided by 2 is 0। अब ये जो पर्टिकुलर phi है इसे pi by 2, 3 pi by 2, 5 by 2, 7 pi by 2 लाना है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनते हैं? अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइम इंस्टेंस, बिकॉज 2 pi n1 minus n2 और ये 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, वो तो बदलने वाले नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हेन t इज इक्वल टू, चलो बताओ यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट वेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो पाई बाय 2 चाहिए। पाई बाय 2 कैसे आएगा? तो देखिए पाई ऑलरेडी है, 2 भी ऑलरेडी है, और मुझे किसे कैंसिल करना है? यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा 2 न्यूमरेटर में है और n1 माइनस n2 न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 अगर t की वैल्यू रखता हूँ, सो व्हाट इट इज? 1 upon 2 times of n1 minus n2. So you would be seeing 2 वैसे भी कैंसिल हो गया, n1 minus n2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है? पाई अपॉन 2। वैसे फिर अगर सेकंड टाइम इंस्टेंस आप देखने जाओगे, सो दैट वुड भी आपको लाना है 3 पाई बाय 2। तो एक काम कर लीजिए, ऊपर 3 लेकर आइए, नीचे जो फैक्टर है दैट इज 2 इंटू n1 माइनस n2 वो वैसे के वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमें किसको कैंसिल करना है? हमें इस 2 को भी कैंसिल करना है, हमें इस n1 माइनस n2 को भी कैंसिल करना है। हमें पाई बाय 2 तो चाहिए, बस मल्टीप्लिकेशन में 3 एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। सो आई विल बी डूइंग 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। अगर मैं इनको पुट करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग वेनिंग ओनली। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड, जब मैं यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, सो टाइम पीरियड ऑफ बीट is nothing but time interval between successive waning, time interval between successive waning। ठीक है, अब देखते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव वेनिंग कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल थर्ड वेनिंग माइनस सेकंड वेनिंग करो, थर्ड वेनिंग माइनस सेकंड वेनिंग, तो टाइम इंटरवल देखेंगे इसका कितना आता है। थर्ड इंटरवल कहाँ पे आया है? 5 बाय 2 इंटू n1 माइनस n2, उसमें से हम 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2 कर लेते हैं, माइनस, सो 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 माइनस ऑफ 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो 5 माइनस 3 इज 2, वो 2, और यहाँ पे जो कॉमन आया था 2 वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो टाइम पीरियड है दैट आई विल गेट एज 1 बाय n1 माइनस n2, ये होगा एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। और फिर यहीं से फ्रीक्वेंसी या फिर बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सो आई कैन राइट हियर
द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी n फॉर बीट 1/t which is again n1 minus n2. This is the frequency of beat. चलेगा। सो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आइदर वैक्सिंग या सिर्फ वेनिंग, वहीं तक आप लिमिट कर दीजिए खुद को, तो आपका समय बचेगा। हाँ, स्पेसिफिकली अगर उन्होंने बोर्ड में पूछ लिया कि वैक्सिंग के थ्रू टाइम इंटरवल शो करो या प्रूव करो, तो आपको वैक्सिंग ही बताना पड़ेगा। वेनिंग के लिए बोला है तो फिर वेनिंग के थ्रू बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट छोटी सी टर्म है बीट में, विच इज ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी भी फ्रीक्वेंसी का डबल या उसका हाफ, ये होता है ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी। जैसे डेफिनेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ऑक्टेव इज द इंटरवल बिटवीन एनी वन फ्रीक्वेंसी एंड इट्स डबल और हाफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 100 हर्ट्ज मेरी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपसे कोई पूछे इसका हायर ऑक्टेव क्या होगा, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 200 इज हायर ऑक्टेव, 1 हायर ऑक्टेव ऑफ 100 हर्ट्ज। आपको बोला इसका लोअर ऑक्टेव क्या है, तो लोअर ऑक्टेव के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 50 हर्ट्ज विच इज एक्चुअली अ लोअर ऑक्टेव। अच्छा, अगर 50 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैं पूछूं 50 हर्ट्ज का लोअर ऑक्टेव क्या है, तो उसका लोअर ऑक्टेव होगा 25 और हायर ऑक्टेव होगा 100। यहाँ पर भी 200 का हायर ऑक्टेव विल बी 400 एंड लोअर ऑक्टेव विल बी 100, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी, खास करके जो आपके क्लासिकल रागाज होते हैं ना म्यूजिक में, वहाँ पर ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी का बहुत काम होता है। आपको याद होगा हम जनरली स्कूल में वगैरह गाना गाते थे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, हमें 7 सुर बताए जाते थे। तो सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से हम सा पर जब जाते हैं तो पहले स्टार्ट में जो सा था उससे अब हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और वहाँ पे इसीलिए उसको ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा जो आ रहा है वो ऑक्टेव है पहले सा का, ठीक। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। वंस वी आर डन विद दैट वी विल बी सीइंग फ्यू एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एप्लीकेशंस ऑफ बीट। अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए। फर्स्ट इज टू मैच द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय आर्टिस्ट। अब ये कैसे होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं? तो मान लो मेरे पास कोई एक गिटार है और गिटार के इस पर्टिकुलर एक वायर की फ्रीक्वेंसी मुझे एडजस्ट करनी है या फिक्स करनी है। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे एडजस्ट करनी है 200 हर्ट्ज। अब कैसे एडजस्ट करेंगे? आप क्या करोगे, गिटार का जो टेंशन है उसको फिक्स करते चलोगे एट वन एंड। सो इस टेंशन को फिक्स करने से पहले आप क्या करोगे, एक म्यूजिक सोर्स या फिर साउंड सोर्स रखोगे अपने पास, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर। यहां से एक पर्टिकुलर साउंड वेव तैयार करोगे आप, लेट्स से 200 हर्ट्ज की। फिर आप इस जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है गिटार की उसको या फिर उस पर्टिकुलर गिटार को इस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर के पास लेकर आओगे एंड धीरे धीरे इस स्ट्रिंग को क्या करोगे, टाइट करना शुरू करोगे। आप देखोगे टाइट करो चाहे लूज करो, जो भी प्रोविजन होगी, रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि जैसे जैसे स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के थ्रू जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होते जा रही है, मतलब उनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस अगर कम होते जा रहा है तो आपको क्या सुनाई पड़ेंगे, आपको बीट्स सुनाई पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 बीट्स सुनाई दे रहे हैं। कितने बिट्स सुनाई दे रहे हैं? 2 बिट्स। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जो वेव निकली है वो तो 200 हर्ट्ज है, तो मेरे गिटार के स्ट्रिंग के थ्रू जो वेव जनरेट हो रही है वहां पे चांसेस है कि वो या तो 202 हर्ट्ज वाली हो, क्योंकि 202 माइनस 200 इज 2 बिट्स, और इट कुड बी 198 हर्ट्ज। ऐसे 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब मान लो आपने स्ट्रिंग को फिर से टाइट करना चालू करा, आपको एग्जैक्टली 200 पे स्ट्रिंग को स्ट्रेट करना है, आपने टाइट करना शुरू किया और जैसे जैसे आप टाइट करते जाओगे, टेंशन बढ़ाते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण अब मान लीजिए आप आपको 4 बिट्स सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है बिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी मान लीजिए
हर्ट्ज किसकी, स्ट्रिंग की। सो 204 हर्ट्ज हो गई, तब जाके 200 और 204 हर्ट्ज में हम समझते हैं कि 4 का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जो बीट क्रिएट करेगा। अब इसलिए आप क्या करोगे, धीरे धीरे फिर टाइटनिंग की जगह स्ट्रिंग को थोड़ा सा लूज करते जाओगे। टाइटनिंग अगर कम हो रहा है मतलब लूज हो रहा है तो टेंशन कम होगा, टेंशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज वी नो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, रूट ऑफ टेंशन। इसलिए फिर आप फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम करते जाओगे, फिर 4 से 3 बिट्स, 3 से 2 बिट, 2 से 1 बिट, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको कोई भी बिट नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब अब स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज पर सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए आप बीट्स के फिनोमिना को यूज कर सकते हो। इसके बाद में और भी 2-3 एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एयरप्लेन यूजिंग रडार। अब रडार में भी क्या होता है, आप कोई अगर एरोप्लेन है तो वहां पर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स भेजे जाते हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जब वापस आते हैं तो देयर इज अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड ड्यू टू दैट यू कैन लिसन द बीट्स। और फिर एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि कितने बीट अगर आप सुनाई दे रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि अगर मुझे 2 बीट सुनाई दे रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर एरोप्लेन इज 200 किलोमीटर अवे। तो ये अगर स्टैंडर्ड रिलेशन मेरे पास रहा होगा तो उस हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स के कारण मैं डिस्टेंस भी पता कर सकता हूँ। सिमिलरली नीचे लिखा है टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नोट और ट्यूनिंग फोर्क। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे 200 हर्ट्ज का क्या किया है, फ्रीक्वेंसी तैयार की है। फिर मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क को जब मैं वाइब्रेट करा रहा हूँ तो मान लीजिए मुझे 4 बिट्स सुनाई दे रहे हैं। 4 बिट्स सुनाई दे रहे हैं मतलब ट्यूनिंग फोर्क जो है वो आइदर 204 हर्ट्ज का होगा या फिर वो 196। तो देखिए ट्यूनिंग फोर्क मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अब 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है, 204 और 196, और बिट्स कितने सुनाई दे रहे थे मुझे, 4 बिट्स। अब हमें क्या करना है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर से 204 हर्ट्ज की वेव बना देता हूं और देख पा रहा हूं कि 204 हर्ट्ज की जब वेव बनती है फ्रीक्वेंसी जनरेटर से तो एक्चुअली बीट्स की संख्या अब 8 हो गई है। अब बीट की संख्या 8 हो गई है मतलब इसका मतलब होगा कि हमारी जो पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क है वो कितने फ्रीक्वेंसी का रहा होगा, दैट इज 196 फ्रीक्वेंसी का रहा होगा। क्योंकि ये अगर 204 हो गया तो ऑब्वियसली आपके बिट्स बढ़ रहे हैं, बिट्स बढ़ रहे हैं मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए विच इज 196 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप अननोन किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिक नोट या ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को वो फाइंड कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। इसके अलावा माइनिंग में, एरोस्पेस में भी काफ़ी यूज होता है बिट्स। अगर आप माइनिंग में जाओगे तो माइंस के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अंदर जाते हो आप जियोमॉर्फोलॉजी एक्सप्लोर करते करते तो मीथेन जैसी पॉइजनस गैसेस होती है। तो गैस अगर पॉइजनस है तो उसे भी चेक करने के लिए आप बीट का जो फिनोमिना है उसे यूज कर सकते हैं। एनीवे लेट्स मूव हेड नाउ, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्व एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या दिया है भैया, 6.12 two sound waves having wavelength 81 centimeter and 82.5 centimeter produces 8 beats per second. Calculate the speed of sound in air. Very easy question। देखो सबसे पहले तो हमें बोला है we have 8 beats। now 8 beats कैसे आएंगे, तो जहाँ पे जो 2 साउंड वेव है उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए पहली साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरी साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी n2 है। अब नंबर ऑफ बिट्स कैसे पता चलेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, either you can do n1 minus n2 is equal to 8 or you have n2 minus n1 is equal to 8। जो बड़ा है उसमें से मैंने छोटे फ्रीक्वेंसी वाला वेव, जो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है उसको माइनस किया है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये कैसे पता चलेगा n1 इज लार्जर और n2 इज लार्जर, तो इट डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा। हम जानते हैं v इज नथिंग बट n लैम्बडा होता है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, इन दैट केस इफ फ्रीक्वेंसी इज लार्जर लैम्बडा वुड बी लोअर एंड इफ लैम्बडा इज लार्जर फ्रीक्वेंसी वुड बी लोअर। सो आउट ऑफ 2 डेटा सेट्स देख लीजिए किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा। सो इफ आई ऑब्जर्व केयरफुली आई कैन सी हियर lambda 1 which is wavelength of first wave, how much it is, it is actually 81 centimeter which is 0.81 meter।
और लैम्बडा 2 कितना दिया है 82.5 सेंटीमीटर विच इज अगेन 0.825 मीटर. And by observing these two, I can simply see if lambda 2 is larger, n2 would be smaller. Therefore, n1 is greater than n2, and thus I can use the relation n1 minus n2 is nothing but 8. आइए बात समझ में. अब देखिए दूसरा हमें पता है v is nothing but n लैम्बडा. सो स्पीड तो कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर साउंड की, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 एंड v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2. सो कैन आई राइट हियर n1 इज नथिंग बट v अपॉन लैम्बडा 1, और उसी तरीके से n2 क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्बडा 2, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं. सो आई एम राइटिंग v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 8. तो v कॉमन है भैया, सो आई एम राइटिंग 1 अपॉन. अब देखो मुझे जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो लैम्बडा की जो वैल्यूज है उनको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वी विल बी यूजिंग मीटर वाला वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. सो आई एम राइटिंग 1 अपॉन 0.81 माइनस 1 अपॉन 0.825. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं फट से. सो नाउ v, अच्छा ये इज इक्वल टू 8 है ना. हाँ, now v into this is 0.825 minus 0.81 divided by 0.81 into 0.825 is equal to 8. तो v into ऊपर क्या हो जाएगा 81 अगर माइनस हो गया तो दैट वुड बी 0.015 डिवाइडेड बाय 0.81 इंटू 0.825 आप फिजिकली करके ही दिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.825 मल्टीप्लाइड बाय 0.81. सो दिस इज 5 2 8, दिस इज 0, 8 5 जा 40, सो दिस इज 0, देन वी हैव 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 इज 20, अगेन वी हैव 2, 8 8 जा 64 प्लस 2 66. So 5 2 8 6 6, and after 5 digits we will be have to put 0. So 0.66825. So I am writing 0.66825 की जगह डायरेक्ट 3 रख लो, एंड दिस इज हियर 8. तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी हमारी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नाउ आई कैन राइट v इज इक्वल टू 8 इंटू 0.668, छोड़ दो बाकी 3 वगैरह, डिवाइडेड बाय 0.015. नाउ इफ यू सॉल्व दिस, ये क्या हो जाएगा अगर और इसको सिंपल करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज 8 इंटू आई एम राइटिंग 668 डिवाइडेड बाय 15. हमने क्या किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ जो डेसिमल है उसको 3 डिजिट से शिफ्ट कर लिया. सो नाउ दिस विल बी अ बिट इजी. सो v इज इक्वल टू 8 इंटू 668 बाई 15, राइट. सो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ 668, हियर इट इज 15, वी नो भैया 15 4 जा 60, तो अगेन 68, 15 4 जा अगेन 60, देन दिस इज 8, वी हैव टू टेक डेसिमल, इट इज 0, 15 5 जा 75, अगेन दिस इज 5 0 एंड सो ऑन. सो आई एम डायरेक्टली पुटिंग दिस एट 44.5. इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो 44.5 को, चलो करके देखते हैं. सो 44.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 5 जा 40, दिस इज 0, वी हैव 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 इज 36, राइट. देन वी हैव 3, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35. सो 356 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ साउंड. आ रही है बात समझ में, कितना आया था भैया v इज इक्वल टू 356 मीटर पर सेकंड. चलेगा, लेट्स मूव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है यहाँ पे, 2 tuning forks having frequency 320 Hz and 340 Hz are sounded together to produce sound waves. The velocity of sound in air is 326.4 मीटर पर सेकंड. फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव्स. देखो डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 या लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 आप कुछ भी पता कर सकते
हो। सो मैं अगर लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 करूँ या लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 करूँ, ये देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी है, लैम्बडा 1 बड़ा है या लैम्बडा 2 बड़ा है। तो देख लेने का किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आई सी कि फर्स्ट जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब लैम्बडा 1 शुड बी ग्रेटर देन लैम्बडा 2। सो हियर आई एम डूइंग लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, इसे हमें फाइंड करना है। अब वी नो भैया v इज नथिंग बट n लैम्बडा, so I can write v upon n1 will be equal to lambda 1। so lambda 1 को मैं लिख रहा हूँ v upon n1, v upon n1 माइनस lambda 2 would be v upon n2। चलो v कॉमन आ गया तो what we have 1 upon n1 माइनस 1 upon n2। एक काम कर लेते हैं, v की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है, कितनी देकर रखी है 326.4 इंटू 1 अपॉन n1 इज 320 माइनस n2 इज 340। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 0 है तो इसे मैं बाहर लेकर आ जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ 10। सो दिस वुड बी 326.4 डिवाइडेड बाय 10, that would be 32.64। so I am directly writing it here 32.64 into 1 by 32 minus 1 by 34। ठीक है, so then it will become 32.64 into 34 minus 32 would be 2, 2 divided by 32 into 34 is 1088। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 2 into 4 that is 8, 6 into 2 is 12, this is 2, then we have 1, 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5, 3 into 2 is 6, 65.28 divided by 1088 चलेगा। नाउ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.0599 मीटर। इसको चाहो तो आप 0.06 मीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अननेसेसरी लेंथ ऑफ वीडियो विल इंक्रीज, सो आई एम अवॉइडिंग दैट। नाउ आई एम राइटिंग लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज 0.06 मीटर चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक छोटा सा सीईटी का क्वेश्चन है, वेरी इजी, देख लेते हैं क्या बोला है। टू साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस बीट वेव। पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 250 है, दूसरे की 256 है, कितने बिट्स बनेंगे, ऑब्वियसली 6 बिट्स विल बी फॉर्म्ड। देन आगे बोला है द रिजल्टेंट बीट वेव हैज इंटेंसिटी मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0 आफ्टर हाउ मच टाइम एंड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम प्रोड्यूस्ड एट द सेम पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि t इज इक्वल टू जब 0 होता है देन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब आपका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम होता है, तभी तो हम उसके स्क्वायर से मैक्सिमम इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होना मतलब वैक्सिंग, राइट। आगे क्या बोला है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम प्रोड्यूस एट द सेम पॉइंट। तो एक बार वैक्सिंग हो गया कि उसके बाद क्या आने वाला है, मिनिमम इंटेंसिटी वाला वेनिंग आता है। तो उन्होंने पूछा है वैक्सिंग के कितने समय के बाद, वैक्सिंग अगर t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है तो उसके कितने समय के बाद वेनिंग आता है, ऐसा पूछा है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं एक वैक्सिंग से दूसरे वैक्सिंग तक के जो समय होता है इसे हम लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर बीट, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक वैक्सिंग से वेनिंग तक का जो पीरियड है इट इज नथिंग बट टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। यस ऑब्वियसली। सो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड t बाय 2 एंड उसको कैसे फाइंड करेंगे। सो हमें पता है t इज नथिंग बट 1 अपॉन n1 माइनस n2। अब देखो भैया n1 तो है 250, n2 इज 256, तो ऑटोमेटिकली n1 माइनस n2 अगर मॉड में लेंगे तो डिफरेंस इज हाउ मच, इट इज 6। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। क्लियर है। हमें t चाहिए क्या, नहीं हमें क्या चाहिए t बाय 2। सो चलो उसको डिवाइड कर लो 2 से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ सो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग 1 अपॉन 6 इंटू 2 इज 12। सो 1 बाय 12 सेकंड, 1 बाय 12 सेकंड। यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन चलेगा। लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया है हमारे एक्सरसाइज से, उसे हम समझ लेते हैं। क्या दिया है, 21 नंबर का क्वेश्चन। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क्स अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 8 ऐसे ट्यूनिंग फोर्क्स है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऐसे अरेंज किए हैं।
ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। पहला ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ वाइब्रेट करोगे तो आपको जो बीट्स देखने को मिल रहे हैं, कितने देखने को मिल रहे हैं, 4 बीट्स। वैसे ही फिर दूसरा किसके साथ, थर्ड के साथ वाइब्रेट करोगे तो भी आपको कितने बीट्स मिलेंगे, 4 बीट्स। तो उन्होंने बोला है ईच फोर्क गिव्स 4 बीट पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। जो लास्ट 8 नंबर का ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले ट्यूनिंग फोर्क से ट्वाइस है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पहले तो हम एनालिटिकली देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उससे हम इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो सीईटी के क्वेश्चंस है दोज कैन ऑल्सो बी इजीली सॉल्व विद दैट पर्टिकुलर ट्रिक। लेट्स सी। सो लेट्स सपोज आई हैव 8 ट्यूनिंग फोर्क। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, लेट्स से 8। अगर पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है x, तो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क और पहले ट्यूनिंग फोर्क में क्या है, 4 बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए उतना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस चाहिए। और सारे के सारे जो ट्यूनिंग फोर्क है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है, मतलब पहले की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले से कम होनी चाहिए। तो सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी होगी x+4। फिर ये जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है और थर्ड ट्यूनिंग फोर्क है उनके भी बीच में फिर 4 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब होगा द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी x+8। उसके बाद क्या हो जाएगा, x+12, x+16, x+20, x+24 एंड लास्ट आ जाएगा x+28। ठीक, फिर उन्होंने बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। सो x+28 इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा भैया, x will be equal to 28 hertz, which is actually frequency of first fork, frequency of first fork। तो frequency of last क्या हो जाएगा, therefore frequency of last is equal to 2 times of x, which is 2 into 28, which is my 56 hertz। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हम ना थोड़ा सा ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिक। ट्रिक को कैसे समझेंगे, तो हमें देख लेना है भैया, जिस भी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिया होगा या फिर जो भी आपको सॉल्व करना है उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्स कौन से है, 8 नंबर का ट्यूनिंग फोर्क है, और मुझे उसके लिए उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो कैसे पता करते हैं, तो देखो रिलेशनशिप समझेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8th फोर्क इज इक्वल टू ट्यूनिंग फोर्क, पहला जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी, दिस इज इनिशियल ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, प्लस नंबर ऑफ जो भी ट्यूनिंग फोर्क होंगे -1। मतलब अभी यहां पर लेना पड़ेगा 8 - 1। कितने ट्यूनिंग फोर्क है, हम कौन से ट्यूनिंग फोर्क की बात कर रहे हैं भैया, 8 ट्यूनिंग फोर्क की, तो उसमें से 1 माइनस कर लो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स। तो देखो आ रहा है क्या, x plus 8 minus 1 is 7 into 4, that is x+28। इस तरीके से हमें लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। होता क्या है, एक्चुअली एग्जाम में आपको दिए जाएंगे 100 ट्यूनिंग फोर्क, 150, 500 ट्यूनिंग फोर्क, तब थोड़ी ना अपन इंडिविजुअली ऐसे ऐड करते बैठेंगे, ये तो समय खराब करने वाली बात है। इसलिए लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की डायरेक्टली अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है तो आपको इस तरीके से रिलेशन में जाना पड़ेगा, वेयर x प्लस जो कुछ भी लास्ट ट्यूनिंग फोर्क है दैट ट्यूनिंग फोर्क -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट। इसी से रिलेटेड एक सीईटी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको देखने में, बट इट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ दैट क्वेश्चन इज। यहाँ पर बोला क्या है हमसे, अ सेट ऑफ 28 ट्यूनिंग फोर्क, अब देखिए 28 टोटल ट्यूनिंग फोर्क है, इज अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज इट वॉज इन द अर्लियर केस एज वेल। ईच फोर्क प्रोड्यूसेस x बीट्स पर सेकंड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, वहां पे 4 बीट्स देकर रख रहे थे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि x नंबर ऑफ बीट्स विल बी प्रोड्यूस पर सेकंड विद द प्रीसीडिंग फोर्क एंड ध्यान से देखिए, लास्ट फोर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। अब लास्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो है वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट होगा। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब होता है ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए। सो ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, इफ
द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th फोर्क इज 152 हर्ट्ज, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करने के लिए बोले है। ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज एक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज एक्स, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th ट्यूनिंग फोर्क निकालनी है तो क्या हो जाएगा? सो आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th ट्यूनिंग फोर्क इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू नंबर ऑफ बिट्स है x। अब यहाँ पर x दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी को n1 ही रखता हूँ। सो n12 इज नथिंग बट n1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू एक्स, सो दैट इज 12th नंबर के ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी प्लस 11 टाइम्स ऑफ x। ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमारे पास x की वैल्यू तो है नहीं, n1 की भी वैल्यू है नहीं, तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखो टोटल, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th ट्यूनिंग फोर्क देकर रखा है। 12th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है? 152। सो 152 इज इक्वल टू n1 प्लस 11x। यहाँ पे आके गाड़ी अटक जाएगी। अब हमें यहाँ या तो x की वैल्यू पता चाहिए या फिर n1 की वैल्यू पता चाहिए, तो एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो x1 को फाइंड करना है, इसलिए हम सबसे पहले n1 फाइंड करेंगे। अब n1 को कैसे फाइंड करना है? सो उन्होंने बोला है जो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क है, द लास्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। अब लास्ट कौन सा है? 28th नंबर का ट्यूनिंग फोर्क है, तो उसके लिए रिलेशन क्या बनेगा? n28 इज नथिंग बट n1 plus then what? n1 plus 28 minus 1 is 27 into number of bit is x. So I can write n28 2 times of n1 is nothing but equal to n1 plus 27x. भैया 2 times of n1 minus n1 would be n1, so n1 is nothing but 27x. इसको हम पुट कर लेंगे हमारे 12th फोर्क वाले फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा 152 इज इक्वल टू n1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 27x plus 11x. अब 27 plus 11 is what? 38. Yes, so it is 38x which is my 152 के is equal to 38x. तो x क्या हो जाएगा? x would be 152 divided by 38 and 38 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो that would be 152. So x की वैल्यू came out to be 4. तो आपको कितने बिट्स सुनाई दे रहे हैं? 4 बिट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं। ये भी देख लीजिए, आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ बिट्स। कभी कभी पूछते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन। इस वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाइए, इसको और एक बार सॉल्व कीजिए, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल। नाउ एक्सरसाइज का ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे? MST CET के क्वेश्चन देखेंगे बीट के, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी लॉन्ग। सी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज regarding the bits, which is 22nd number का question. A sonometer wire is stretched by a tension of 40 Newton. It vibrates in unison with a tuning fork of frequency 384 Hz. इसका मतलब ये है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 384 है, तब पहला जो सोनोमीटर का वायर है जिस पर टेंशन 40 न्यूटन है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेंस में है। मतलब दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी व्हेन टेंशन इज 40 न्यूटन। आगे क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड्स। देखो नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकंड्स पूछा है इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। देखो गिवन डेटा क्या दिया है? फर्स्ट वी हैव गिवन T1 की वैल्यू, दैट इज टेंशन की वैल्यू विच इज 40 न्यूटन। जब टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन है तब इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है ना स्ट्रिंग की, अगर मैं उसको n1 लिखता हूं विच इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड दैट इज हाउ मच? 384 हर्ट्ज। हम जानते हैं भैया फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी होता है, तो n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t1 होगा, वैसे ही n2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t2 होगा। अब t2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उन्होंने बोला है टेंशन इन द वायर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। अब 1.24 से कम हुआ है, तो इनिशियली इट वाज 40 माइनस 1.24 दैट वुड बी 38.76 न्यूटन। तो अब T2 की भी वैल्यू है, T1 की भी वैल्यू है, N1 की भी वैल्यू है। अगर आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट दे हैव, हाउ मेनी बिट्स। तो अगर आप N2 फाइंड करते हो तो N1 माइनस N2 से आपको बिट की वैल्यू मिल जाएंगी इन 1 सेकंड, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो
तो you will get number of bits in 2 seconds. So just starts. So I am writing here n1 upon n2 would be under root of t1 upon t2. चलो n1 is 384 divided by n2 is equal to under root of 40 upon 38.76. तो एक काम कर लेते हैं, n2 would be equal to 384 under root of 38.76 डिवाइडेड बाय 40. ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए n2 इज इक्वल टू 384 इंटू अंडर रूट ऑफ, यू कैन राइट दिस एज 3.876 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे सो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा ना n2, दैट इज नियरली 378 हर्ट्स. कितना आएगा? 370 हर्ट्स. अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ बिट्स. सो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं n1 माइनस n2. n1 इज 384 माइनस 378, दैट इज 6 बिट्स इन 1 सेकंड. देयरफॉर इन 2 सेकंड कितने हो गए? इन 2 सेकंड 2 टाइम्स ऑफ 6, दैट इज 12 नंबर ऑफ बिट्स. सो माय आंसर वुड बी 12 बिट्स. ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, बिट्स से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के पीवाईक्यूज है उन्हें डिस्कस करते हैं.